वहां तैनात कलेक्टर घबरा गए और उन्होंने जेल में बंद तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रिहा कर दिया। उसी दिन जिले में विधिवत एक सरकार। नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। लय ताल धड़कन बने। गोवा में आयोजित 9वीं विश्व आयुर्वेद दिवस समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का सिखाता है तरीका। वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज को जोड़ने का किया जा रहा है कार्य। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे वाराणसी। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत हो रहे क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 संस्थानों अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली का शुभारंभ किया। इन संस्थानों को लगभग 970 करोड़ रुपयों की कुल लागत से विकसित किया गया है। इनके माध्यम से अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में लगभग 500 की वृद्धि होगी और छात्रों के प्रवेश में भी लगभग 400 की वृद्धि होगी। गोवा में आयोजित 9वीं विश्व आयुर्वेद दिवस समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की। G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी भी कर रहा है। हमने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऐसे ही विषयों पर आप सभी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के इस आयोजन में चर्चा करेंगे। पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए विमर्श करेंगे। मुझे खुशी है कि दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक सिस्टम के रूप में मान्यता दे रखी है। हमें मिलकर इसे और ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाना है। आयुर्वेद को मान्यता दिलवानी है। जनपद वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में 14,500 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और 11,000 से अधिक कम्युनिटी हेल्थ अफसर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश के अंदर हेल्थ सेंटर में जो कार्य हुए हैं वे अकल्पनीय हैं। उन्होंने कहा कि उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार डबल इंजन की भाजपा सरकार का ध्येय है। सरकार हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज को जोड़ने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहे। पिछले 8 वर्ष के अंदर देश के अंदर हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना होना। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 2017 से लेकर के 2022 के बीच में मात्र 5 साढ़े 5 वर्ष के अंदर
हम लोग 35 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश के अंदर या तो संचालित कर चुके हैं या वर्तमान में निर्माण की वे अंतिम चरणों में चल रहे हैं। एम्स की स्थापना होना, 70 वर्षों में 6 एम्स बने। आज देश के अंदर 22 एम्स बन करके अपना कार्य कर रहे हैं या निर्माण के अंतिम चरणों में चल करके लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का मॉडल अपना अपना हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का अपना मॉडल है। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जिसमें हेल्थ को कभी कॉमर्स के साथ नहीं जोड़ा गया है। हेल्थ हमारे लिए व्यापार नहीं है, हेल्थ हमारे लिए सेवा है। और दोस्तों, आप सेवा करने के लिए जुड़ी हुई आर्मी है। और इसलिए जब आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में काम करते हैं, तब यहां जब आपका प्रेजेंटेशन में मैंने देखा, आपको गांव की कमेटी के साथ, आरोग्य कमेटी के साथ काम करना है, गांव के प्रधान के साथ काम करना है, आशा बहन के साथ काम करना है, और आपको रिकॉर्ड भी ठीक रखना है, आपको मैनेजमेंट भी करना है। आपको सभी के साथ जुड़ के आपकी जिम्मेवारी को जब आप वहन कर रहे हैं, तब मेरा आग्रह है, आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि देश का हेल्थ और स्वास्थ्य का भार सचमुच आपके जिम्मे में विशेष है। और ऐसी स्थिति में कठिनाई बहुत आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज हर व्यापारी सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का अगर दुस्साहस करेगा तो जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे उसे कैद कर लेंगे, जिससे उसको सबक सिखाने में मदद मिलेगी। उन्होंने व्यापारी, उद्यमियों और प्रबुद्धजनों से कहा कि काशी में निवेश की संभावना तलाशें। नए भारत के नए यूपी बनाने के लिए डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के साथ ही ट्रिपल इंजन की सरकार की जरूरत है, ताकि केंद्र और प्रदेश की सरकार के विकास कार्यक्रम को स्थानीय स्तर पर भी उसी तरह से लागू किया जा सके। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमेशा एक बात के लिए जाना जाता था और उसके बारे में था कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे पास जल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, कोई पोर्ट नहीं है, इसलिए यहां के सामान एक्सपोर्ट नहीं होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश का किसान हो या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उत्तर प्रदेश का उद्योगपति, वह अपने उत्पाद को उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं भेज सकता। अगर भेजेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पहला जल यातायात के लिए इनलैंड वाटरवे का कोई एक मार्ग दिया, तो वह काशी से हल्दिया के बीच में पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने को काशी के लिए उन्होंने सौगात दी। और यह भी चालू स्थिति में है, जहां से आज हम न केवल काशी के अन्नदाता किसानों और उद्यमियों का, बल्कि यहां के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाद्यान्न को, सब्जियों को और डेयरी से बने हुए उत्पाद को, फल को आज दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। बल्कि स्थानीय उत्पाद के रूप में जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित किया, उसकी बेहतरीन मार्केटिंग की, इसको भी एक्सपोर्ट करने की एक बेहतरीन सुविधा आज हमारे पास हो चुकी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में वह काशी तमिल संगमम में भाग लेने के साथ साथ काशी तमिल संगमम के अंतर्गत हो रही खेल प्रतियोगिता में कल टेबल टेनिस प्रतियोगिता का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी के लाल बहादुर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह काफी ऐतिहासिक कार्य हुआ है, लोगों ने एक दूसरे को जाना है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भी काशी तमिल संगमम का काफी सकारात्मक असर है। उन्होंने प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने इस आयोजन के लिए काफी सहयोग किया, जिससे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को मूर्त रूप मिल सका है।
कल्पना केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे और इसको संभव करके दिखाया। मैं बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को तमिल काशी संगम के ऊपर, और ये भी कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने साथ में लगकर बहुत अच्छा इस पर काम किया है। और मैं कुछ दिन पहले तमिलनाडु में भी था। इसका बहुत बड़ा प्रभाव नीचे देखने को मिलता है कि वहाँ की जनता के मन में भी अगर कुछ बातें थी तो उस पर से भी पर्दा उठा है। बहुत सारी जुड़ाव हुआ है, जुड़ने का काम हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत सही मायने में है तो काशी तमिल संगम है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज वाराणसी में बीएचयू में आईआईटी क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचकर खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया। यहां उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु टीम के बीच T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने क्रिकेट में अपने हाथ भी दिखाए। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु का रिश्ता सदियों पुराना है, इसको एक बार फिर से जोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। गुलामी की सोच से हमें बाहर निकलना है। सोमनाथ मंदिर को दिव्य और भव्य बनाना, केदारनाथ को दिव्य और भव्य बनाना, काशी विश्वनाथ मंदिर को भी भव्य बनाया और अयोध्या का मंदिर भी भव्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि बनारस के लोगों को शिक्षा के साथ खेलों में भी अवसर मिल सके, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने खेलों का आयोजन भी काशी तमिल संगम में कराने का अवसर हम सबको दिया है। कौन हारता है कौन जीतता है इसका फर्क नहीं पड़ता। हमें एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे को पहचानना है। भाषा नहीं जानते होंगे तब भी कोई ना कोई बीच में जोड़ने वाला मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे को इतना जानें कि भविष्य में आप भी तमिलनाडु का अपना कोई प्रोग्राम बनाएं। आप भी शिवकाशी वहां पर जाने का काम करें। तमिलनाडु में बहुत सारे, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा मंदिर तो शिव के ही होंगे और बहुत सारों की कहानियां कहीं ना कहीं बनारस से काशी के साथ जुड़ी हुई है। तो जो काशी तमिल का ये जो गठजोड़ है, जो संगम है, ये आज का नहीं, सदियों पुराना है, लेकिन इसको जीवित करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के अवसर पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और कमिश्नर कौशल राज शर्मा आज वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारती के भांजे के.वी. कृष्णन से हनुमान घाट स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री द्वारा के.वी. कृष्णन को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। के.वी. कृष्णन ने विदेश मंत्री को सुब्रमण्यम भारती द्वारा देश हित में दिए गए योगदान के बारे में बताया। इसके बाद विदेश मंत्री हनुमान घाट स्थित यंतेश्वर महादेव के मंदिर गए, वहां भगवान के दर्शन किए और वहां रह रहे तमिलनाडु के लोगों से भी मिले। प्रागाहो दुर्दृश्यादुत्सर्पेत् येनम् प्रागाद्य सरस्वती सा मा प्रोर्णोतु तेजसा यशसा ब्रह्मवर्चसेनेति तेजस्वी यशस्वी ब्रह्मवर्चसे वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने युवा मोर्चा के साथ साइकिल यात्रा में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक होता है। उन्होंने कहा कि कम दूरी के स्थानों पर लोगों को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। युवाओं से आह्वान किया कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें। साइकिल यात्रा के उपरांत उन्होंने मलदहिया चौराहे पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समाज में, सोसाइटी में साइकिलिंग का प्रचलन बढ़े, उस उद्देश्य के साथ हमारे काशी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने आज साइकिल यात्रा की, मैं भी यात्रा के साथ जुड़ा और इस यात्रा के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपको दूर जाना न हो, आपके घर के नज़दीक वर्क प्लेस हो या तो घर के नज़दीक ही आना जाना हो तो साइकिल का अवश्य उपयोग करें, ताकि पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, स्वास्थ्य की भी सुरक्षा हो और
आपको सुविधा भी रहेगी, ट्रैफिक का भी समाधान हो। इस दृष्टि से साइकिलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहला मौका है जब हिमाचल में उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। शपथ ग्रहण से पहले सुक्खू ने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के घर जाकर उनसे मुलाकात की। साथ ही कहा कि प्रतिभा सिंह हमारी नेता है। भाजपा चाहती है कांग्रेस में फूट हो, लेकिन हम सब साथ साथ हैं। आज लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बैठक में उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी योगी सरकार के कार्यों और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से पार्टी निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले हो रहे नगरीय निकाय का चुनाव महत्वपूर्ण है। हम सभी पार्टी पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि वे संगठन की योजना अनुसार कार्य करते हुए नगर निकाय के चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के अभियान में लगे। श्री चौधरी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपकर चुनावी रणनीति तैयार की जाए। हर बूथ भाजपा, हर घर भाजपा के मंत्र के साथ प्रत्येक दहलीज तक संपर्क करना है। बैठक के पूर्व मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उपचुनावों में पार्टी की मैनपुरी और खतौली में हुई हार की समीक्षा की जाएगी और मायावती का भाजपा और सपा की मिलीभगत को बेबुनियाद बताया। चाहते हैं हमारी आज राज्य की बैठक है, उसके बाद फिर क्षेत्रों की होगी, जिलों की होगी, मंडलों की होगी। हम लोग क्रम से पार्टी की जो व्यवस्था है इस बैठकों के माध्यम से अपनी बात, अपने संगठनात्मक काम को आगे बढ़ाने के लिए रूटीन ये बैठक करते हैं। रूटीन बैठक है। जहाँ तक नगर निकाय चुनाव की बात है तो नगर निकाय चुनाव की भी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है, संगठनात्मक भी। तो उस संगठनात्मक तैयारी की आगे आरक्षण जारी हो जाएगा तो उसकी चयन प्रक्रिया की नीति बनाकर हम लोग। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पार्टी आरपीआई दलितों को जोड़ने का काम करेगी। लखनऊ में आज उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का अधिवेशन जल्द ही लखनऊ में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर से आए दलित समाज के लोग हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कार्यकारी योजनाओं के चलते गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि रोजगार, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को मदद पहुंचाई गई। इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वोच्च नेताओं में शुमार हैं। रोजगार तो अभी हमारे भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक साल में 10 लाख लोगों को केंद्र के नौकरियां देने का निर्णय ले लिया है। और अभी 2 बार 75,000 और एक बार 71,500 इतने लोगों को रोजगार दे दिया है। हर महीने को 75,000 लोगों को रोजगार देने का हमारी सरकार का प्लान है और एक साल में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज के स्थापना दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय प्रयाग साहित्य महोत्सव की शुरुआत हुई। 5 दिवसीय महोत्सव में हिंदी, कल, आज और कल के विषय पर अलग अलग पहलुओं पर विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नंद किशोर पांडे ने कहा कि 5 दिवसीय इस हिंदी प्रयाग साहित्य महोत्सव में राजभाषा हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि संस्कृत निष्ठ भारत की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। साहित्य साधना है तो प्रयागराज इस साधना का केंद्र बिंदु है। हिंदी साहित्य में जितने भी आंदोलन हुए उसका केंद्र प्रयाग ही रहा है। मेरा नाम मधुकर राय है, मैं हिंदी विभाग का शोधार्थी हूँ और हिंदुस्तानी एकेडमी में प्रयाग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। हिंदुस्तानी एकेडमी और नया परिमिल के संयुक्त तत्वाधान में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो नाटक हुआ, रंगमंच हुआ, आलोचना, कहानी और कविता, हर विधाओं पर के संरचनात्मक और संवेदनात्मक जो बुनावट और गढ़ावट है उस पर बात की जाएगी। परिमल संस्था प्रयागराज की है। इस संस्था के माध्यम से साहित्य जगत में बड़े काम हुए, साहित्य को एक नई दिशा मिली,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की युवा पीढ़ी और नए प्राध्यापक मिलकर के नव परिमल का गठन करके उसके माध्यम से साहित्य की दिशा को परिवर्तित करना चाहते हैं और युगीन प्रवृत्तियों के अनुसार साहित्य लेखन को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह जो कार्यक्रम है हम लोगों का नया परिमल जो संस्था है उसके साथ और हिंदुस्तानी एकेडमी, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये साहित्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, प्रयाग साहित्य महोत्सव। यह महोत्सव जो है वो 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलेगा। इस महोत्सव की पूरी परिकल्पना इस रूप में है कि हम आमतौर पे साहित्यिक गोष्ठियाँ देखते हैं, संगोष्ठी देखते हैं हम, उनमें एक तरफा बातचीत होती है, वक्ता बोल देते हैं और फिर जो दर्शक हैं वो उनसे संवाद नहीं कर पाते। लेकिन यह साहित्य महोत्सव दो तरफा होगा, मतलब कुछ विद्वान अलग अलग मुद्दों और विषयों पर बातचीत करेंगे जिसमें एक सूत्रधार उनसे संवाद करेगा और फिर दर्शक भी उसमें भागीदारी करेंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में बंदियों से संवाद किया। उन्होंने बंदियों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। कारागार मंत्री ने कैदियों को कंबल भी वितरित किए और जेल प्रांगण में एक आम का पौधा भी लगाया। कारागार मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा बंदियों के सुधार के लिए चलाई जा रही योजनाओं को विस्तार से बताया। जिला जेलों में ट्रायल वाले कैदी ज्यादा होते हैं और वो अधिकतर संख्या में युवा होते हैं। युवा हमारे देश का प्रदेश का भविष्य होता है और देश का प्रदेश का भविष्य वो न बन पाए, लेकिन कहीं न कहीं अपने घर का भविष्य होता है। और जिस घर का भविष्य जेल में आ जाए उस परिवार का जीवन अंधकारमय हो जाता है। रिश्तेदारों का उसके यहाँ आना जाना बंद हो जाता है। उस परिवार में बेटी शादी योग्य है तो अच्छे परिवार में शादी योग्य होना मुश्किल हो जाता है। उस परिवार में अगर भाई कोई शादी योग्य है तो शादी होना मुश्किल होता है। वो परिवार बहुत परिस्थितियों से गुजरता है। इसलिए बंदियों से संवाद करना ये जरूरी समझाए कि उनको बताया जाए कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है और परिस्थितियों से गुजरता है तो आगे दोबारा कोई ऐसी गलती न हो जिससे कि दोबारा कोई वो परिवार संकट में आए। उद्देश्य मेन ये है बंदियों के साथ सीधा संवाद करने का, उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड और वर्ल्ड चैरिटेबल के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में जियो और जीने दो विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रशंसनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रत्ना शुक्ला आनंद ने की। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता रितु दुबे, जाकिरा नाज, अफशा रिजवी और शाइस्ता अंबर प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने अंबेडकर नगर जिले के एक मदरसे में आयोजित तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। टांडा कस्बे के मदरसा कंजुल वलूम में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जितनी अहमियत नमाज की है उतनी अहमियत तालीम की भी है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर समाज को ज़्यादा जागरूक होना होगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां लोगों को गुमराह करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि मदरसों में तालीम हासिल करने वालों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तालीम तो हम दे रहे हैं, लेकिन तरबियत की कमी हो रही है। कहीं न कहीं तालीम के साथ तरबियत को जोड़ते हुए समाज जब अपनी कहीं खड़ा होगा, केवल सरकारों के भरोसे पे रहने पे भी नहीं है। सरकार का अपना कर्तव्य है, अपना काम कर रही है, सरकार अपनी सुविधाएं दे रही है, लेकिन समाज को जगाना होगा। समाज के बीच में इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए। दिशा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर हो। उस तर्ज पे काम करने की जरूरत है। हम दीन के रास्ते पर भी चले, बिना दीन के चीजें नहीं होगी और दीन के अंदर ही दुनिया की चीजें लिखी हुई है। कोई गलत नहीं कर रहा है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि इल्म हासिल करो, सबसे पहले इल्म भेजा। और आज जो है हमने कहा भी यहाँ भी और सब जानते हैं कि इल्म हासिल चीन जाओ। मकसद साफ है कि दोनों तालीम हासिल करना। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गोवा में आयोजित 9वीं विश्व आयुर्वेद दिवस समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का सिखाता है तरीका। वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज को जोड़ने का किया जा रहा है कार्य।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे वाराणसी। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत हो रहे क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहे मौजूद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।